दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी हिंदी की सीरीज में हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं जिसका नाम है समास। समास और समास विग्रह, ये दोनों बातें आप याद रखिए। सवाल बहुत सारे आते हैं परीक्षा में, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है वो तो क्लास करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मैंने यहाँ पर मिक्स सवाल नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर स्पेशली समास जब आप पढ़ेंगे तो समास में जो पहला समास आता है वो है अव्ययी भाव समास। हम अलग अलग पढ़ेंगे, एक क्लास अव्ययी भाव समास की, अगली क्लास तत्पुरुष समास की। इस तरह से दोस्तों एक एक पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और पूरा का पूरा समास वाला चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बात आती है कि सर कैसे ट्रिक याद किया जाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए मेरी क्लास में हमेशा आपको ऐसी ट्रिक देने का प्रयास करता हूं कि जहां से आप और आसानी से चीजों को याद रख सके। ठीक है, तो अगर आप समास पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो समास पढ़ते समय कौन कौन सी बात आपको याद रखनी चाहिए वो जरा समझ लीजिए। जो बेसिक फंडा है वो जरा समझिए। ठीक है, जब आप समास पढ़ते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा, समास में जो आपको पद मिलते हैं ना, पहले उस पद का विग्रह करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों? उस पद का विग्रह करना पड़ता है। इसी विग्रह को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, अच्छा होता क्या है, ये जो पद होता है दोस्तों ये दो भागों में बटा होता है। कोई भी पद होता है कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में। एक होता है पूर्व पद, एक क्या होता है? पहले वाले पद को कहते हैं पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहले वाला पद। ठीक है, पहले वाला पद। ठीक है, पहला पद जो होता है, पहले वाला मतलब पहला पद। ठीक है, पहला पद जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों उत्तर पद। क्या होता है? उत्तर पद। उत्तर मतलब होता है बाद वाला। ठीक है, बाद वाला पद, बाद वाला पद क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तर पद कहलाता है। ये बात अपने दिमाग में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब हम समास पढ़ रहे होते हैं दोस्तों तो समास के कई सारे भेद हैं। ठीक है, उन भेद के बारे में हमें पढ़ना सीखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले आप पढ़ते हैं दोस्तों अव्ययी भाव समास के बारे में। किसके बारे में? और ये सबसे आसान भी है पूरे समास में। अगर सबसे आसान कोई टॉपिक है तो है अव्ययी भाव समास। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं तत्पुरुष समास, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे नियम आ जाते हैं। उन नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम तत्पुरुष में आएंगे। इसी तरह से तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको मिलता है द्विगु समास। इसे हम कहते हैं संख्यावाची। ठीक है, इसमें पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है। चौथे नंबर पे दोस्तों इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं द्वंद्व समास के बारे में, द्वंद्व समास के बारे में। ठीक है, इसके बाद पांचवें नंबर पढ़ते हैं कर्मधारय समास के बारे में, कर्मधारय समास के बारे में। और एक और निकालिए, यहाँ पर लिखे छठे नंबर पर लिखे बहुब्रीहि समास के बारे में। तो जब आप समास पढ़ रहे हैं तो याद रखेंगे हम लोग आगे चल के ये 6 क्लास अटेंड करेंगे, 6 अलग अलग क्लास अटेंड करेंगे कि एक एक करके आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज की डेट में हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं दो बात आपको अव्ययी भाव समास के बारे में भी बता दूं जो कि हमारी इस चैप्टर की मास्टर टिक हो जाए। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास जो होता है क्या होता है, कैसे इसकी पहचान करें, ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। पहले तो याद रखिएगा समास का पहला भेद क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब उसी तरह दोस्तों जो अव्ययी भाव समास होगा वहां कोई ना कोई पद मिलेगा। उस पद में दोस्तों क्या होगा? पहला पद होगा, पूर्व पद होगा, पूर्व पद होगा, और बाद वाला क्या होगा दोस्तों? उत्तर पद होगा। इतना तो कॉमन सेंस है ना, ये तो हर जगह हमें मिलने वाला है, पूर्व पद और उत्तर पद। लेकिन याद रखें दोस्तों ये जो पूर्व पद होता है यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है जरा ये समझिएगा। ये जो पूर्व पद होता है, इस पूर्व पद में ऐसा 3-4 बातें आपको याद रखनी पड़ती। पूर्व पद देखिए, जो अब जहां भी कहीं अव्ययी भाव समास होगा उसका जो पूर्व पद होता है उसे प्रधान माना जाता है। क्या माना जाता है? पूर्व पद हमेशा क्या होता है? प्रधान होता है, यह प्रधान पद होता है। या दूसरी बात याद रखेंगे, पूर्व पद हमेशा आपको क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा। या तीसरी बात याद रखेंगे, पूर्व पद में कोई भी अविकारी शब्द मिल सकता है। क्या मिल सकता है? कोई भी अविकारी शब्द लगा हुआ मिल सकता है। तो ये सारा दोस्तों पहचान है। ठीक है, ये सारा पहचान किसका है? अव्ययी भाव समास का। या फिर दोस्तों कहीं पर भी अगर किसी चीज की बारंबारता आ रही है, बारंबारता, ठीक है, कोई चीज अपने आप को रिपीट कर रहा हो, ठीक है, जैसे बाग बाग, जैसे सर आपके साथ साथ पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, तो साथ साथ हो गया, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, धीरे धीरे, गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है, सर थोड़ा तेज तेज पढ़ाइए। ठीक है, तो इस तरह के याद रखेगा जो बारंबारता वाले शब्द होते हैं, जो बारंबारता वाले शब्द होते हैं वहां तो ऑटोमेटिक आंख मूंद करके जवाब क्या देंगे? अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन ये जो बातें हैं दोस्तों इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए ये प्रधान पद हुआ तो उस आधार पर जो उत्तर पद होता है दोस्तों क्या हो जाता है? गौड़ पद हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि ये वाला प्रधान है तो ये वाला गौड़ हो गया। ठीक है, ये उपसर्ग इसमें जुड़ा होता है तो दोस्तों इधर क्या हो जाएगा? उपसर्ग जुड़ के नया शब्द बना है तो यहां पर आपको सिंपल वर्ड मिल जाएगा, मूल शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो दिमाग में रखिए। अब मैं जब आपको उदाहरण दूंगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि भाई यहां तो अव्ययी भाव समास है। कहानी तब फंसती है जब आपको समास विग्रह करना पड़ता है, यानी उस समास के पद को तोड़कर उसका विग्रह करना और उसे विस्तार
के रूप में बताना, ठीक है, विस्तार रूप में उसे प्रस्तुत करना। जैसे मान लीजिए आपके सामने सवाल दिया हुआ दोस्तों, यथा स्थान। क्या सवाल दिया हुआ है? यथा स्थान। तो यथा में देखिए जो यथा शब्द लगा है ना, यहां पर यथा हो गया, यथा शीघ्र हो गया, यथा समय हो गया, यथा विधि हो गया, यथा गति हो गया। ये जो यथा शब्द है, जहां जहां भी यथा लिखा हुआ है, यह यथा क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, यथा आपका पूर्व पद है। क्या है दोस्तों? पूर्व पद। और पूर्व पद है, साथ ही साथ ये पूर्व पद प्रधान है। और आपने पढ़ा है कि जब कभी पूर्व पद प्रधान हो जाए तो जवाब क्या होगा दोस्तों? जवाब होता है अव्ययी भाव समास। यही तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि जब कभी किसी भी शब्द में, मान लीजिए शब्द लिखा है यथा स्थान, यहां पूर्व पद प्रधान हो गया तो जवाब क्या हो जाएगा? यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब इसका विग्रह करते हैं कि यथा स्थान का विग्रह, समास विग्रह करेंगे तो ये अपना विस्तार रूप में आ जाएगा। यथा स्थान मतलब जो स्थान है। यथा मतलब जैसे होता है ना कि आप सभी यथा स्थान बैठ जाएं। देखिए कभी कभी आप ना इसका वाक्य प्रयोग करिएगा, नहीं तो यहां लिख नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दें, और ऐसा भी नहीं कि यथा का मतलब सब जगह बराबर है। जैसे जो बच्चा नहीं जानता ना, उसको ही लगता है कि हर जगह यथा का मतलब एक ही है, जबकि ऐसा है नहीं। हो सकता है कि सेंस, देखिए सेंस एक जैसा हो सकता है, लेकिन यहां जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपका बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं मीटिंग वगैरह चल रही है तो कहा जाता है ना कि आप अपना यथास्थान ग्रहण करें। यथास्थान मतलब जो स्थान निश्चित है आपके लिए, जो स्थान निश्चित है कि भाई कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, कौन दाएं बाएं, जो स्थान निश्चित है उस हिसाब से अपनी सीट ग्रहण करें। इसका मतलब होता है जो स्थान निश्चित है। परीक्षा में आएगा, ठीक है, तो जवाब आप सभी क्या देंगे दोस्तों? ढूंढ के दीजिएगा। जो स्थान निश्चित है मतलब यथा स्थान, इसका अर्थ होता है। जैसे यहां लिख दिया यथा शीघ्र। जैसे होता है ना कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने फोन किया, अरे चाचा फला व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, आप यथा शीघ्र आइए। यथा शीघ्र मतलब जितना शीघ्र हो उतना, ठीक है, जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र। शीघ्र का मतलब क्या है? जल्दी। जितना शीघ्र यानी जल्दी हो उतना, ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है? यथा शीघ्र का यह अर्थ होता है। उसी तरह से आपसे कहा जाता है कि भाई परीक्षा में यथा समय उपस्थित हो, मतलब जो समय निश्चित किया गया है उस समय पर आप उपस्थित होंगे, तभी जो है परीक्षा देने का मौका मिलेगा, नहीं तो आप परीक्षा से जो है वंचित कर दिए जाएंगे देने से, ठीक है। तो यथा समय मतलब जो समय निश्चित है, जो समय निश्चित है या निर्धारित है, ठीक है, जो समय निश्चित है या निर्धारित है, ये इसका अर्थ निकल कर आता है। यथा विधि, ठीक है, जैसे आपसे कहा जाता है भाई आप यथा विधि काम करें। यथा विधि मतलब जो विधि, जो कानून बनाया गया है उस विधि, उस कानून के अनुरूप काम करें। यदि आप यथा विधि नहीं काम करेंगे तो भाई आप दंडित किए जाएंगे, इसका मतलब आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो यथा विधि मतलब इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि विधि के अनुसार, नहीं लिख सकते हैं, और आसान भाषा में क्या लिख सकते हैं? विधि के अनुसार। यथा विधि मतलब विधि के अनुसार, ठीक है। जैसे शब्द दे दिया यथा गति। यथा गति मतलब होता है गति के अनुसार, ठीक है। यथा गति का जब आप समास विग्रह करेंगे तब आपका जवाब क्या निकल कर आएगा? यथा गति का मतलब होता है गति के अनुसार। ये दोस्तों अलग अलग होता है। अब देखिए यथा लगा तो हर जगह है, लेकिन समास विग्रह दोस्तों कहानी फंसा देता है। आप स्टडी 91 पर आ चुके हैं, क्लास देखिए, बहुत कुछ मैं आपको सिखाने समझाने वाला हूं और बहुत आनंद भी आने वाला है। ये तो बहुत आसान है भाई। अब देख लिया, जैसे आपने यहां पर देख लिया यथोचित, यथा धन उचित, यहां क्या हो जाएगा? यथा धन उचित। तो आपको तो यथा से मतलब था, आपने यथा देखा, कहा बेभाव समान समास, ठीक है। उसी तरह यहां क्या हो जाएगा? यथार्थ का यथा धन अर्थ, फिर से यथा देखा, बता दिया कि अब बेभाव समास। यहां कर लिया यथा धन संभव, तो क्या हो गया? यथा संभव हो गया, ठीक है। फिर कर लिया बेभाव समास। तो यार हर जगह तो अब बेभाव समास ही है, और आज तो हमारा मुख्य चैप्टर ये बेभाव समास है। हमें आपसे नहीं जानना कि आप बताओ यहाँ कौन सा समास है। जब मैं 6 समास पढ़ा लूंगा तब मैं आपको मिक्स सवाल दूंगा, फिर आप अपनी कला दिखाना कि कहाँ कौन सा समास होगा, ठीक है। और बेईमान की बात करें तो बेधन ईमान, ठीक है। बेईमान का क्या हो जाता है? बेधन ईमान मतलब बिना ईमान के, ठीक है। बेरहम मतलब होता है बेधन रहम, ठीक है। कुल मिला जुला के दोस्तों, चाहे ये बे दिया है, चाहे ये यथा दिया है, ये सभी क्या है? ये सभी उपसर्ग हैं। चाहे यहां पर यथा दे रहा हो, चाहे यहां पर बे दे रहा हो, ये क्या है दोस्तों? ये उपसर्ग है। और आप तो जानते हैं कि उपसर्ग कहां लगता है? उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग जो होता है ये शब्द के प्रारंभ में लगता है। तो बहुत आराम से आपने देख के बता दिया, ठीक है। अब जैसे लिख दिया यथोचित, ठीक है। यथोचित मतलब जितना उचित हो, ठीक है। यथोचित का मतलब क्या हो जाता है?
जितना जितना उचित हो इसे क्या कहा जाता है, यथोचित। यथार्थ का मतलब क्या हो जाता है, अब देखिए दिया यथा धन अर्थ, यथा का मतलब अब यहां पे निकालिए और अर्थ का मतलब निकालिए, तो अर्थ मतलब क्या हो जाता है, अर्थ तो अर्थ ही होगा, और यथार्थ का मतलब आप कह सकते हैं जैसा अर्थ है वैसा। जैसे कहते हैं ना कि जीवन हमें यथार्थ तरीके से जीना चाहिए, जैसा अर्थ है वैसा। अगर आप निकालेंगे इसका समास विग्रह तो यही आएगा, जैसा अर्थ है वैसा। एक बार आप भी अपनी कॉपी कलम लेके बैठ के नोट करते चलिए तो समझ में आ जाएगा कि नहीं क्या सही है, ठीक है। यथा संभव मतलब जैसा संभव है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना, आप यथा संभव आने का कष्ट कीजिएगा, सर आप यथा संभव पढ़ाने का कष्ट कीजिए, जैसा संभव हो, ठीक है, वैसा। तो जैसा संभव हो या जितना संभव हो, ठीक है, संभव हो, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। बेईमान मतलब बिना ईमान के, बेईमान का मतलब क्या हो गया, बिना ईमान के, ठीक है, बिना ईमान के। उसी तरह बेरहम मतलब क्या हो जाएगा, बिना रहम के, ठीक है, बिना रहम के। जैसे कहा जाता है ना कि बहुत ही बेरहम व्यक्ति था, ठीक है, मतलब उसके पास रहम नहीं था, बिना रहम के, ठीक है, यही तो होगा। जैसे निर्दयी बिना दया के, निर मतलब होता है दया, निर, अच्छा निर्दयी में क्या हो जाएगा, निर्दयी में भी यही समास हो जाएगा, ठीक है। या बेभाव समास का उदाहरण दोस्तों निर्दयी भी है, अभी आगे पढ़ाता हूं, आप सुनते चलिए। जैसे यहां दे दिया बेहिसाब, तो बेहिसाब में दोस्तों बे मिल गया, बेहया में दोस्तों बे मिल गया, निरोग में दोस्तों नी मिल गया, निरामिष में नी मिल गया, आजन में आ मिल गया। तो आप याद रखेंगे, चाहे यहां पर बे दे दिया हो, चाहे यहां पर नी दे दिया हो, चाहे यहां पर आ दे दिया हो, ये सब के सब क्या है दोस्तों, याद रखिए ये सब के सब उपसर्ग हैं। क्या है दोस्तों, उपसर्ग हैं। और आप पढ़ते हैं कि जहां पहला पद उपसर्ग होता है, जवाब हमेशा क्या होता है, जवाब होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है जवाब, अव्ययी भाव समास। तो इतना तो आप बता ही सकते हैं। अब देखिए जैसे लिखा दोस्तों बेहिसाब, ठीक है, बेहिसाब मतलब क्या हो गया, बिना हिसाब के, ठीक है। जैसे होता है ना, आपसे कहा गया कि भाई उसने शादी में बेहिसाब खर्च किया, बेहिसाब मतलब बिना हिसाब किताब के खर्च किया, ठीक है। उसी तरह लिख दिया बेहया, जैसे लोग कहते हैं यार बड़ा बेहया किस्म का आदमी है, बेहया मतलब जिसके पास लाज शर्म ना हो, हया मतलब क्या होता है, शर्म, ठीक है। तो याद रखिएगा जो बिना शर्म के, ऐसे लिख सकता हूं बिना शर्म के ना, बिना हया के, हया लिख लीजिए, हया के ब्रैकेट बगल में आप यहां शर्म कर लीजिए, तो बिना हया के या बिना शर्म के। निरोग, निरोग मतलब क्या है, व्यक्ति को निरोग होना चाहिए, निरोग मतलब रोग रहित। निरोग का मतलब क्या हो जाता है, निरोग कहा जाता है रोग रहित, जिस व्यक्ति को रोग न हुआ हो उसे कहा जाता है निरोग। लेकिन निरोग में दोस्तों हमेशा याद रखेगा यहाँ न पे बड़ी की मात्रा होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। निरामिष, ठीक है, देखिए आमिष तो सुना होगा, ठीक है, आमिष शामिष सुना होगा ना। आमिष मतलब होता है मांस और निरामिष मतलब होता है बिना मांस के, यानी जो शाकाहारी हो, जो मांस रहित हो उसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहां आप कह सकते हैं दोस्तों आमिष, आमिष रहित बोल सकते हैं, आमिष, देखिए आप ढूंढिए आमिष रहित, क्योंकि यहां जो निर लगा उपसर्ग दोस्तों, यहां निर उपसर्ग होगा, ठीक है। यहां नी तो यहां पे था और एक और लिख लीजिए उपसर्ग यहां पर, यहां निर उपसर्ग है, निर में हलंत दीजिएगा, हलंत, ठीक है, ये भी उपसर्ग है दोस्तों यहां, ठीक है। उसी तरह दोस्तों यहां पर दे रहा है जन, आजन्म, जैसे आप कहते हैं मैं आजन्म जो है आपकी से, आजन्म नहीं, मैं आमरण आपकी सेवा करता रहूंगा। आमरण मतलब जब तक जैसे लोग कहीं लिखा होता है ना कि चलिए आमरण अनशन पर चलते हैं, आमरण मतलब जब तक मर न जाए, और आजन्म मतलब जन्म से, ठीक है। आजन्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, आजन्म का मतलब होता है जन्म से। जन्म तक मत बोलिएगा, जन्म तक बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि किसी को अपना जन्म याद थोड़े रहता है। अरे भाई आप पैदा हुए हो, आपको किसी ने बताया, आपको याद थोड़े, तो आप किसी के जन्म से सेवा नहीं कर सकते, आप किसी की मरने तक सेवा कर सकते हैं, जन्म से नहीं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब आपका जन्म होगा तो पहले आप ही की सेवा होगी, ठीक है। चलिए आमरण दे दिया दोस्तों, तो आमरण का मतलब क्या होता है, मरने तक, ठीक है, मरने तक या मरण तक ये कह सकते हैं। आजीवन मतलब जीवन पर्यंत, आजीवन का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, जीवन, एक ही करिए, चाहे यहां करिए चाहे जीवन पर्यंत। आकंठ, आकंठ मतलब क्या हो जाता है, देखिए कंठ तो इसको बोलते हैं गले को, ठीक है। अच्छा कंठ वर्ड किसे कहते हैं, आप पढ़ते हैं क ख ग घ, ये सब कंठ वर्ड में आता है, ठीक है। तो आ कंठ लग गया तो क्या हो गया दोस्तों, आ कंठ लग गया तो क्या हो जाएगा, ये आ जो होता है ये हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, और आ कंठ मतलब हो जाएगा कंठ तक, ठीक है, कंठ तक, ये इसका अर्थ होता है। आ समुद्र मतलब क्या हो जाएगा, समुद्र तक, समुद्र तक। प्रतिशत मतलब क्या हो जाएगा, देखिए सत की बात की जाए, सत, तो ये जो सत शब्द होता है, सत कहा जाता है दोस्तों 100 को, किसे कहा जाता है 100 को। और जो प्रतिशत लिख दिया, ये प्रति लगा दिया तो इसमें प्रति उपसर्ग मिल गया, तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है,
प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक है, प्रति मतलब प्रत्येक, और जो शत शब्द है दोस्तों, शत का मतलब होता है सैकड़ा, ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक सैकड़ा, या प्रतिशत यानी प्रत्येक शत, प्रत्येक 100 इसे कह सकते हैं, ठीक है, ये इसका अर्थ निकल कर आएगा। अभी हम लोग कर रहे हैं समास विग्रह, जवाब तो एक ही आपका, ठीक है, जैसे यहां चाहे आ लग गया, यहां भी आ लग गया, यहां प्रति लग गया, तो आप याद रखें कहीं भी आ उपसर्ग मिल जाए, कहीं भी प्रति उपसर्ग मिल जाए, कहीं भी बे उपसर्ग मिल जाए, कहीं भी निर उपसर्ग मिल जाए, ठीक है, तो ये सब दोस्तों कहां पर आता है, ये सब आता है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि अव्ययी भाव समास कहता है कि हमेशा याद रखिए पूर्व पद उपसर्ग होना चाहिए या अविकारी शब्द होना चाहिए, ये उसी के उदाहरण हैं, इनको आप याद में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए, अगला सवाल करते हैं। अगला लिख रहा है प्रतिध्वनि। अब देखिए जैसे प्रतिशत लिखा था उसी तरह दे दिया प्रतिध्वनि। अब यहां पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, प्रतिध्वनि का मतलब आप ये मत कर दीजिए कि प्रत्येक ध्वनि, ठीक है, आप बोलने को बोल सकते हो, जैसे प्रति ध्वनि का मतलब आपने बोल दिया प्रत्येक ध्वनि। अब बताइए मुझे, आप जैसे प्रत्येक तो प्रति एक कह सकते हैं, लेकिन प्रति सप्ताह तो प्रति सप्ताह को क्या कह सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक सप्ताह ये भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रतिध्वनि के लिए लिख ही देता हूं, प्रत्येक ध्वनि जो है दोस्तों ये कम सूट कर रहा है, बल्कि इससे ज्यादा अच्छा है कि जैसे आप कहते हैं ना, एग्जाम्पल दूं तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। मान लीजिए आप गए मूवी देखने, तो दोस्तों आप क्या कहते हैं कि भाई जैसे प्रतिध्वनि आ रही है, आवाज गूंजती है ना, उसे आप कहते हैं इको, प्रतिध्वनि, यानी ध्वनि के बाद जो ध्वनि आती है, आवाज गूंजने का मतलब क्या है, एक बार आपके कान तक आवाज आ गया, जैसे जब ओम करते ओम, तो गूंजता है, गूंज होता है तो इको होता है, इको होता है तो ध्वनि के बाद वो ध्वनि आती रहती हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए वो होता है दोस्तों, होना नहीं, यही होता ही है, ध्वनि के बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद ध्वनि, ये दोस्तों इसका एकदम एक्यूरेट आंसर है। परीक्षा में प्रत्येक ध्वनि मत कीजिएगा, ध्वनि के बाद ध्वनि करिएगा। जैसे ले दिया दोस्तों प्रतिद्वंद, द्वंद माने होता है लड़ाई, द्वंद किसे कहते हैं, याद रखेंगे, द्वंद का अर्थ होता है द्वंद्व होता है, ठीक है, द्वंद का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है, द्वंद का मतलब लड़ाई। अब जैसे लिख दिया प्रतिद्वंद, तभी तो आप कहते हैं कि वो हमारा प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर, ठीक है, तो याद रखेंगे जिससे आपका सामना, लड़ाई का मतलब क्या है, द्वंद का मतलब होता है जिससे सामना हो, ठीक है, जिससे सामना हो, ठीक है, उसके लिए भी दोस्तों द्वंद इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर आ जाता है दोस्तों द्वंद के बाद द्वंद, प्रतिद्वंद का मतलब क्या हो गया, द्वंद के बाद द्वंद, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिद्वंद कहते हैं, ठीक है, ये बात मत कहिए दोस्तों, के बदले कहिए, द्वंद के बदले द्वंद, ठीक है, द्वंद के बदले द्वंद, जैसे ठीक है, प्रतिद्वंद कि हमने अपना प्रतिद्वंद लिया, ठीक है, द्वंद यानी जो लड़ाई हुआ था उसके बदले में मैंने लड़ाई किया, उसके लिए आप कह सकते हैं। प्रत्यक्ष मतलब क्या हो जाता है, तो यहां प्रत्यक्ष में यहां प्रत्येक धन अक्ष, ये दोस्तों मूल रूप से शब्द बनेगा। अब ये प्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया, अक्ष मतलब होता है आंख, यहां अक्ष नहीं होना चाहिए, अक्षी होना चाहिए, और अक्षी मतलब होता है आंख, ठीक है, तो प्रत्यक्ष मतलब क्या हो जाता है, प्रत्येक आंख, या आप इसे कह सकते हैं, ऐसा भाव जरूर आ रहा है लेकिन आप इसे कहिए आंख के सामने, जैसे आप कहते हैं ना मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भाई, प्रत्यक्ष का मतलब ही होता आंख, ठीक है, तो प्रत्यक्ष देखा कहिए, प्रत्यक्ष आंख से देखा, ये गलत हो जाएगा। अगर आप उसमें वाक्य शुद्धि में आएंगे तो ये सवाल, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही दोस्तों अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, क्योंकि अक्षी मतलब आंख होता है और वो प्रत्यक्ष में लगा हुआ है, तो आप कहिए कि मैंने प्रत्यक्ष देखा, ठीक है, प्रत्यक्ष देखा, तो यहां हो जाएगा प्रत्यक्ष यानी क्या, आंख के सामने, प्रत्येक धन अक्षी ये होता है, ये तो उसका मैं आपको एक तरह से संधि विच्छेद करके दिखा रहा हूं प्रत्यक्ष का, लेकिन आप इस तरह से याद रखिएगा। इसी तरह दोस्तों प्रत्येक का मतलब हो जाएगा प्रति एक, प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाता है, प्रत्येक हो जाता है। अगर इसका आप समास विग्रह करेंगे तो आप कह सकते हैं प्रत्येक एक, ठीक है, प्रत्येक एक, ये दोस्तों निकल कर आता है। प्रतिबिंब मतलब, अच्छा देखिए जैसे यहां प्रतिध्वनि दिया था वैसे ही प्रतिबिंब दे दिया कि बिंब का दूसरा बिंब, थोड़ा सा अंतर रहेगा, बिंब का दूसरा बिंब, ठीक है, बिंब माने पता क्या होता है, आईना, ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, तो एक तो बिंब हम ही है, ये शरीर भी दोस्तों एक बिंब है, जब इसकी छाया कहीं बनती है तब आप कहते हैं प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब है, इसे आप याद रखेंगे तो ये भी आपके लिए अच्छा पॉइंट है। समास विग्रह याद रखेंगे, हर कोई नहीं कर पाता, समास पहचानना छोटे छोटे बच्चों का काम है यार, हम लोग थोड़ा अपडेट हो गए। अगर अभी आपको समास पहचानना नहीं आता, मैंने दर्जनों वीडियो बनाए हैं समास पे,
आप लिखिए ना यूट्यूब पर आकर कि समास स्टडी 91, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ऊपर से जो मैं क्लास दे रहा हूँ ना, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर पिक्चर नहीं है। पिक्चर देखना हो तो हिंदी इंडिविजुअल का जो हमारा बैच है, एक बार आप बैच ज्वाइन करके देखो, इतना अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप खुद ही मास्टर हो जाओगे, फिर पूछने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, इतना शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से चीजों को पढ़ाया गया है। ठीक है, बखूबी, अब देखिए बखूबी में ब हो जाएगा, बाइज्जत में बा हो जाएगा, बाकायदा में बा हो जाएगा, सपरिवार में स हो जाएगा, सपत्नी में स हो जाएगा। ये सब क्या है दोस्तों, ये आपके उपसर्ग हैं। और आप तो जानते हैं कि अगर ये सभी उपसर्ग हैं तो उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है, ये हमेशा पहले पद पे लगता है। ठीक है, ये कहाँ लगता है दोस्तों, ये प्रथम पद में ही जुड़ता है जाकर। ठीक है, तो याद रखेंगे, और जहां प्रथम पद प्रधान हो वहां आपका जवाब क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। अब जैसे लिख दिया बखूबी, बखूबी मतलब जैसे आप कहते हैं ना उनके अंदर उनकी बहुत बखूबी है। ठीक है, बखूबी मतलब खूबी के साथ। ठीक है, या आप कह सकते हैं खूबी के साथ, या आप कह सकते हैं खूबी सहित ना, खूबी के साथ, या फिर आप क्या कह सकते हैं खूबी सहित, कि वो बखूबी जानता है। ठीक है, इसी तरह बाइज्जत, उसे बाइज्जत बली कर दिया गया। ठीक है, उसे बाइज्जत बली कर दिया गया, बरी, बली नहीं बरी, बरी मतलब छोड़ देना, बली नहीं, बली कर दिया गया तो उनको तो काट दिया गया, खत्म हो गए वो। ठीक है, तो बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ, बाइज्जत मतलब क्या हो जाएगा, इज्जत के साथ। बाकायदा, कायदा मतलब कायदे के साथ, कायदे के साथ या कायदा के साथ। ठीक है, उसी तरह से सपरिवार, सपरिवार मतलब जैसे कहा जाता है ना कि आप हमारे विवाह में सपरिवार आमंत्रित हैं। सपरिवार मतलब परिवार के साथ। ठीक है, परिवार के साथ आप क्या हैं, आमंत्रित हैं। सपत्निक, सपत्निक मतलब होता है पत्नी के साथ। ठीक है, आप सपत्निक आइएगा मतलब पत्नी के साथ आइएगा, पूरा परिवार नहीं, सिर्फ पत्नी के साथ जब बुलाया जाता है तब दोस्तों यहाँ सपत्निक लगता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि समझ में तो आ ही रहा होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ, अच्छा आपको लग रहा होगा सा है यहाँ पे ना, यहाँ आप पढ़ते होंगे सा। देखिए सा नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है, सा नहीं। आप अगर संधि विच्छेद करेंगे ना सार्थक का, तो पता क्या हो जाएगा, सधन अर्थक होगा। क्या होगा दोस्तों, सधन अर्थक हो जाएगा। सावधान का पता क्या होता है, सधन अवधान हो जाता है, सधन अवधान। सानंद का पता क्या हो जाता है, सधन आनंद हो जाता है। ठीक है, तो मजे की बात यह है कि जो आप सा समझ रहे थे एक्चुअली में सा नहीं है, बेसिक बातें हैं, इसको आप याद रखें। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे लिखा है सार्थक, कि मेरा वहां पहुंचना सार्थक हो गया, या मेरा नितिन सर से पढ़ना सार्थक हो गया। सार्थक मतलब अर्थ सहित, सार्थक का मतलब क्या हो जाता है, अर्थ सहित। ठीक है, अर्थ सहित। ठीक है, सावधान मतलब देखिए सावधान जो शब्द है सधन अवधान से बना है। एक शब्द आप पढ़ते हैं हिंदी में व्यवधान, और एक शब्द पढ़ते हैं अवधान। ठीक है, तो अवधान यहां कर सकते हैं आप अवधान सहित, अवधान रहित मत कर दीजिएगा, अवधान सहित, क्योंकि स है। सानंद मतलब आनंद के साथ। ठीक है, आनंद सहित। ठीक है, आनंद सहित या आनंद के साथ, आनंद सहित कर लीजिए, आनंद सहित। ठीक है, इसी तरह से अवसरानुसार। देखिए यहां पर, यहां इन दो सेंटेंस में दोस्तों आप प्रत्यय को देखिए। ठीक है, प्रत्यय, आप जानते हैं कि प्रत्यय कहां लगता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है, अंत में। और प्रत्यय लगे होने के बावजूद भी दोस्तों यहां पर आपका जवाब क्या है, यह अव्ययी भाव समास है। ठीक है, बच्चा है कंफ्यूज हो जाता है, वो तो रट्टा मार के बैठा है कि नहीं पहले आएगा उपसर्ग होगा तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अब जैसे यहां दे दिया अवसरानुसार, अवसरानुसार मतलब अवसर के अनुसार। अवसरानुसार का क्या हो जाएगा, अवसर के अनुसार। ठीक है, तो अवसरानुसार हो गया, भले ही प्रत्यय है दोस्तों लेकिन फिर भी यहां बेभाव समास है। इच्छानुसार मतलब क्या हो जाता है, इच्छा के अनुसार। ठीक है, जैसे हम सर इच्छानुसार आपका वीडियो शेयर करेंगे, इच्छा होगी तब शेयर करेंगे, नहीं तो नहीं शेयर करेंगे। कोई बात नहीं, इच्छा अनुसार शेयर कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, कोई इंसान अगर निस्वार्थ भाव से आपके लिए मेहनत कर रहा हो, निस्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है ना, क्या स्वार्थ है बताइए, इतना अच्छा पढ़ाने का कोई स्वार्थ है, यही, हाँ स्वार्थ मेरा ही है कि ज्यादा लोग देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे, जब आप शेयर करेंगे। क्या आप हमारा स्वार्थ पूरा होने दे रहे हैं? देखिए दुनिया मुझे लगता है हर कुछ स्वार्थ से होता है, और हम तो कहते हैं आप भी स्वार्थी बनिए। स्वार्थी बनने में कुछ बुराई नहीं है, बेईमानी करने में बुराई है। स्वार्थी का मतलब क्या होता है, अपने बारे में सोचना, अपने हित के बारे में सोचना। गलत कहाँ है भैया, आप अपने हित के बारे में सोचिए, कहाँ गलत है? जब आप दूसरों के हित के बारे में सोचने लगते हैं ना, हित नहीं दूसरों के अहित सोचने लगते हैं, तब गलत हो जाता है। आप जब तक अपना हित सोचते हैं, अपना हित सोचना गलत है क्या?
स्वार्थी मतलब क्या हो गया? जो अपने बारे में सोचता हो, जो अपना करता हो। क्या गलत है बताइए? अपना कीजिए ना, विद्यार्थी हैं, अपना नहीं करेंगे तो दूसरे करने आए हैं। पहले आप अपना कीजिए, जब अपना बेस्ट कर लेंगे तभी दूसरों का बेस्ट हो सकता है। पहले आपको अपना करना है। तो स्वार्थी बनने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। हाँ, हर शब्द के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग तरीके से प्रयुक्त किए जाते हैं, तो उस हिसाब से देखेंगे तो हो सकता है मायने बदल जाए, लेकिन यहाँ के लिए तो सही है। मरणोपरांत। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक आपको शब्द मिलेगा उपरांत। उपरांत शब्द मिला ना, और उपरांत जो शब्द है दोस्तों ये है तो प्रत्यय। अब बच्चा रट के बैठा कि अव्ययी भाव समास में उपसर्ग ही होता तो हम उपसर्ग ही करेंगे, हम प्रत्यय नहीं होने देंगे, ठीक है, तब तो गड़बड़ होगा ना। मरणोपरांत मतलब मरण, मरण, मरण के उपरांत, उपरांत मतलब बाद, उपरांत का मतलब क्या हो जाता है? बाद, ठीक है, ये होता है। क्रमानुसार मतलब क्या हो जाता है? क्रम के अनुसार, ठीक है, क्रम के अनुसार, इसका मतलब क्रमानुसार। विवाहोपरांत मतलब क्या हो जाता है? विवाह के उपरांत, विवाह के उपरांत यानी विवाह के बाद, ठीक है। इसी तरह दिया लूटम लूट। यहां थोड़ा सा मजेदार सवाल आ गया। लूटम लूट मतलब लूट के बाद लूट। जैसे होता ना, मान लीजिए दो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बचाने वाले कम है, लूटने वाले ज्यादा है। लूटम लूट, भैया वहां लूटम लूट मच गई। कहेंगे भैया इंसान ऐसा ही है। अब फिर कहेंगे कि इंसान स्वार्थी है। नहीं नहीं, यहाँ स्वार्थ गलत है। वो आपका नहीं था, वो सामान आपका था कि आप लूटने पहुंच गए। जो आपका है उसे आप लीजिए, ज्ञान आपका है, ज्ञान लीजिए, जो आपका है उसे लीजिए। दूसरों, मैंने कहा ना, आपने दूसरे का अहित कर दिया। जब दूसरे का अहित होना शुरू हो गया, तब वहां आपका हित भी अगर हो रहा हो तो गलत है भैया, वो सही नहीं है। ध्यान दीजिए, दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए। आपका हित हो ना हो, लेकिन दूसरों का हित आपको नहीं करना है, ये भी ध्यान में रख के चलिए। तो लूटम लूट मतलब क्या हो जाता है? लूट के बाद लूट, ठीक है, लूट के बाद लूट, लूटम लूट, ठीक है। कानो कान मतलब हो जाता है, जैसे होता है ना कि ये खबर कानो कान फैल गई। कानो कान मतलब एक कान, लोग बोलते हैं जैसे कानो कान कोई खबर फैल जाना, या फिर जैसे रातों रात चोर ने पूरा घर उड़ा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आता है शब्द, या दिनों दिन जो है लूट हो जा रही है, तो आप कह सकते हैं कानो कान मतलब कान ही कान में, ठीक है, कान ही कान में ये बात क्या हो गई? फैल गई। एक कान से दूसरे कान तक, दूसरे से तीसरे। अब कान नहीं भाई, कान तक बात जा रही थी, फैला मुंह रहा था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। आगे बढ़िए। लिखा है सुना सुनी, ठीक है। आपने हालांकि सुना होगा कहा सुनी, कहा सुनी सुना होगा, सुना सुनी नहीं सुना होगा। वैसे सुना सुनी का मतलब होता है सुनने के बाद सुनना, सुनने के बाद सुनना क्या होता है दोस्तों? सुना सुनी। हाथों हाथ का मतलब क्या होता है? हाथ ही हाथ में, ठीक है, हाथ ही हाथ में। रातों रात का मतलब क्या होता है? रात ही रात में। चोरों ने रात ही रात में जेवर गायब कर दिया या दुकान लूट लिया, ठीक है, तो रात ही रात में। घड़ी घड़ी का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? घड़ी घड़ी का मतलब हो जाता है प्रत्येक घड़ी, ठीक है। अब यहां मत कहिएगा कि घड़ी घड़ी का मतलब घड़ी ही घड़ी, ऐसा नहीं। लोग कहते हैं ना कि घड़ी, हमें घड़ी घड़ी इंतजार करना चाहिए, हमें हर घड़ी इंतजार करना है। हर घड़ी मतलब परीक्षा का इंतजार, फिर आप जो है उसके लिए काम कीजिए। तो घड़ी घड़ी मतलब प्रत्येक घड़ी। दिनों दिन मतलब दिन ही दिन में, दिन ही दिन में। इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? दिनों दिन हो जाएगा। बस इसी तरह आपको पढ़ना है, ठीक है। और आगे आ जाइए। लिख रहा है साफ साफ। ये थोड़ा सा अपने आप में डिफिकल्ट है। आप कह सकते हैं साफ साफ का मतलब सफाई के बाद सफाई, सफाई के बाद सफाई। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि जो आपके दिमाग में आए वो गलत है। हो सकता है कि किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि साफ के बाद साफ, ये भी हो सकता है ना। मान लीजिए कोई बच्चा सोच रहा है कि सर ये नहीं हो सकता क्या कि साफ के बाद साफ, हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, गलत नहीं है। मंद मंद, ठीक है सर, वो हमें देख के ना मंद मंद मुस्कुराती है। वहीं फ्लैट हो गया ना, वहीं फ्लैट हो गए मतलब गिर गए, ऐसे गिरे ना उठ नहीं पाओगे, ठीक है। तो जिंदगी में फ्लैट नहीं होना है, ठीक है, इसको बच के रहिए, ठीक है। मंद मंद मतलब क्या होता है? उसकी मंद मंद मुस्कनिया पे। मंद मतलब धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। वैसे आप पढ़ेंगे मंद मंद का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? धीरे धीरे हो जाता है। तो मंद का मतलब होता है मंद ही मंद, ठीक है, या धीरे ही धीरे, आप इसे ऐसे कह सकते हैं, या मंद के बाद मंद, ठीक है। अच्छा, यहाँ अलग से दे दिया धीरे धीरे। पीछे मैंने बताया था दोस्तों, कहीं भी पुनरावृत्ति वाला सवाल आ जाए, कहीं पे पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति। जैसे क्या आ जाए दोस्तों? जैसे कहीं लिख दे साथ साथ, पुनरावृत्ति है ना। जैसे लिख दे कि सर आपसे हिंदी पढ़कर दिल बाग बाग हो गया। जैसे लिख दे सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए, ठीक है। किसी बच्चे ने कहा नहीं सर
थोड़ा तेज तेज पढ़ाइए, ठीक है, तेज तेज पढ़ाइए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो सारे शब्द होते हैं, यहाँ पुनरावृत्ति हो रही ना, और जहां कहीं पुनरावृत्ति होगी हमेशा याद रखिए जवाब क्या होगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ दे दिया घर घर, यानी प्रत्येक घर, मारा मारी मतलब मारने के बाद मारना, ठीक है, मारने के बाद मारना नहीं, मार के बाद मार, ठीक है। मारा मारी का मतलब क्या हो जाता है, मार के बाद मार, ठीक है। उसी तरह घर घर का मतलब क्या हो जाता है, जैसे घड़ी घड़ी था ना वैसे घर घर है, तो प्रत्येक घर, घर घर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक घर। धीरे धीरे का मतलब क्या हो जाएगा, धीरे ही धीरे, धीरे ही धीरे, ठीक है। धीरे धीरे उसने सब सीख लिया, धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। इस तरह से दोस्तों आप इसका समास विग्रह करेंगे, ठीक है। दिनानुदिन मतलब क्या हो जाएगा, देखिए एक था दिनों दिन, ठीक है, एक शब्द क्या था दोस्तों, दिनों दिन। दिनों दिन का हो जाता है दिन ही दिन में, क्या हो जाता है, दिन ही दिन में, कि चोरों ने दिनों दिन दोस्तों लूट कर लिया, दिन ही दिन में। जब दिनानुदिन लिख दिया है तो दिन धन अनुदिन, यानी दिन के पीछे दिन, ठीक है। अनु मतलब होता है पीछे, तो दिन के पीछे दिन, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, दिन के पीछे दिन। अब आप अर्थ में निकालिए, क्योंकि दिनानुदिन का मतलब यही है। आप दिनों दिन से कभी जो है भूल से गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अनुगुण की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ अनु शब्द याद रखिए। अनु का मतलब हमेशा होता है पीछे, अनु का मतलब क्या हो जाता है, पीछे। लेकिन यहां पर अर्थ इसका अलग हो जाएगा। अनुदिन मतलब हो जाता है गुण के योग्य, यहां गुण के पीछे मत कीजिएगा, थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल है, दोनों पे स्टार लगाइए, थोड़ा सा एकदम अलग ही पैटर्न के सवाल है, ठीक है। जैसे लिखा परोक्ष, जैसे पीछे लिखा था प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है ना, तो आपको बताया था यहां पर क्या हो जाएगा, प्रतिधन अक्षी, ठीक है। प्रतिधन अक्षी, अक्षी मतलब हो जाता आंख, ठीक है। तो आंख के सामने हो रहा था, उसी तरह परोक्ष मतलब क्या हो जाता है, आंख से परे, क्या हो जाता है दोस्तों, परोक्ष का मतलब क्या हो जाता है, आंख से परे, परे मतलब कहीं दूर, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। चाहे यहाँ आंख कर लीजिए, चाहे आंख की जगह पे यहाँ अक्षी भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत आपको, अक्षी भी कर सकते हैं। इसी तरह एक शब्द दे दिया अध्यात्म, आध्यात्म नहीं अध्यात्म होता है। अध्यात्म का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे आत्मा से संबंधित, आत्मा से संबंधित है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको समास विग्रह सिखा रहा हूं, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अनुदिन, देखिए यहां था दिनानुदिन, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहां आपका जवाब आ जाएगा दिन धन अनुदिन। तो मैंने बताया दिन के पीछे दिन ना, ये दिन तो एक ही है, अनुदिन का मतलब होता है पीछे दिन, तो नीचे वाले अनुदिन मतलब क्या हो जाएगा, पीछे दिन नहीं करेंगे यहां पर, यहां आप करेंगे प्रत्येक दिन। अनुदिन का मतलब क्या हो जाता है, प्रत्येक दिन। मैं सब पे स्टार लगा रहा हूं, ध्यान दीजिए। आप सोचेंगे कुछ और, जवाब होगा कुछ और। मैंने कहा ना, मैं आपको बेवकूफ नहीं बनाऊंगा, मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं ये चैप्टर, इसके बाद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं ये ट्रेलर है, और ज्यादा मजा आने वाला दोस्तों अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे। एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, फिर आप हमेशा के लिए याद रखेंगे क्या नितिन सर ने पढ़ाया सिखाया, ठीक है। जैसे आप अनुसार लिखते हैं, जैसे पीछे लिखा था ना, आपने क्या लिखा था, क्रमानुसार लिखा था। पीछे एक सवाल दिया था क्रमानुसार, क्रमानुसार। मैंने आपको बताया दोस्तों कि यहां कर लीजिए क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। और मैंने आपको भी बताया दोस्तों के अनुसार जो शब्द है यह प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय कहां लगता है, हमेशा शब्द के अंत में लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ क्या है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। यहाँ अनुसार का मतलब क्या हो जाता है, जैसा हो वैसा। अनुसार का समास वगैरह क्या हो जाता है, जैसा हो वैसा, ठीक है। किसी बच्चे ने कहा नहीं सर हम कुछ अलग लिखेंगे, उसको लगा कि सार यहाँ पे है तो उसने लिखा जैसा सार है वैसा, जैसा सार है वैसा, ठीक है। ये भी सही है, कोई बात नहीं है, ज्यादा सही है बल्कि मुझे लग रहा ना, ये कम सही है। अनुकृत, हालांकि आप जानते हैं कि अनु माने होता है पीछे, अकृत माने होता है कोई चीज कृति, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं जैसी कृति है वैसी, ठीक है, जैसी कृति, कृति मतलब क्या हो जाता है, रचना, जैसी कृति मतलब रचना, जैसी कृति है वैसी, ठीक है, वैसी, इसका अर्थ हो जाएगा। अत्याधुनिक का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहते हैं ना कि फला हॉस्पिटल में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। अत्याधुनिक मतलब आधुनिक से भी आधुनिक, ठीक है, आधुनिक से भी आधुनिक, ठीक है, इसी को कहते हैं दोस्तों अत्याधुनिक, ठीक है। ये मैं सोचता हूं जबरदस्ती का भौकाल है ना, आधुनिक से भी आधुनिक, जैसे वही वाली बात हो गई, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मजाक बस बता रहा हूं, ठीक है, कि बियर की दुकान जहां होती है मार्केट में चलते फिरते दिख जाती है, तो अब लिखा क्या होता है, महा ठंडी बियर। भाई ठंडा तो एक बात समझ में आता है कि ठंडा विशेषता बता रहा है, ठीक है, भाई बियर को ठंडा रखा जाए, और महा ठंडी बियर,
ठीक है। अब महाशब्द लगा के क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वही उसी की तरह है अत्याधुनिक मतलब आधुनिक से भी आधुनिक, ठीक है। अब जैसे लिया प्रतिलिपि, पीछे मैंने एक बताया था प्रतिबिंब, तो बिंब का बिंब बताया था, उसी तरह से यहां पे हो जाएगा लिपि के समकक्ष लिपि, लिपि के समकक्ष, समकक्ष मतलब उसी के जैसा, ठीक है, लिपि के समकक्ष लिपि, इसके लिए शब्द क्या हो जाता है प्रतिलिपि तैयार करना, इसी को हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं फोटोकॉपी। किसी चीज की प्रतिलिपि बनाना है यानी जैसा लिखा वैसा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे लिखा अत्यावश्यक, अत्यावश्यक मतलब अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, यानी आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता, आवश्यकता से अधिक, इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों अत्यावश्यक हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखिए। मजा आया पढ़ के ना, देखिए है बहुत आसान, कठिन तो मेरे समझ से कुछ होता ही नहीं है, बस तभी तक चीजें कठिन है जब तक पढ़ाने वाला मन से ना पढ़ाए, ठीक है। अनुसंधान, देखिए संधान का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं संधान का मतलब क्या होता है, तो संधान कहा जाता है दोस्तों खोज को, किसे कहते हैं रिसर्च के लिए दोस्तों क्या शब्द यूज होता है संधान। तो अनुसंधान माने क्या हो जाएगा, याद रखिएगा खोज के बाद खोज ना, खोज के बाद, खोज के बाद खोज, ठीक है, खोज के बाद खोज चलता है। जैसे आप देखते होंगे भारत में कई सारे रिसर्च सेंटर हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे आप पढ़ते हैं चीनी अनुसंधान केंद्र, बच्चा परेशान कहाँ है, अरे कानपुर में है, ठीक है, चीनी अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र, चीनी अनुसंधान केंद्र, ये दोनों कानपुर में, दाल चीनी ऐसे याद कर लो, मसाला नहीं, दाल और चीनी अलग अलग याद करना, ठीक। इसी तरह गन्ना अनुसंधान केंद्र वो दोस्तों आपके लखनऊ में है, ठीक है। तो अनुसंधान जो केंद्र होता है वहां क्या होता है, वहां एक खोज के बाद लगातार खोज पे खोज होती रहती है, इसीलिए दोस्तों अनुसंधान कहा गया, उसे रिसर्च सेंटर कहा गया, वहां खोज बंद नहीं होती है। अतिवृष्टि, वृष्टि मतलब होता है बरसना, ठीक है, वृष्टि का मतलब क्या होता है वर्षण, आप कह सकते हैं वर्षण यानी बरसना यानी बारिश, ठीक है। अति मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वृष्टि यहां तो अभी समझिए अति मतलब बहुत अधिक हो गया, तो आप कर सकते हैं कि वृष्टि यानी वर्षण की अति, अति मतलब क्या हो जाता है अधिकता, अति का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों अधिकता, जहां बहुत ज्यादा आवश्यकता से भी ज्यादा बारिश हो उसे अतिवृष्टि कहते हैं। जैसे लिख दिया आपाद मस्तक, तो यहाँ आ को हटाइए, यहाँ पाद मस्तक को लीजिए, ठीक है, पाद मतलब होता है पैर, अब मस्तक मतलब होता है माथा, पैर से माथे तक आपाद मस्तक, ठीक है। मस्तक या मस्तिष्क भी कर सकते हैं, मस्तिष्क मत कहिए, मस्तक मतलब माथा होता है, ठीक है। आ जानु बाहु में आ हटाइए, जानू पकड़िए, ठीक है, जानू, जानू। अब देखिए आ जानु बाहु मतलब जिसकी भुजाएं, भुजाएं कहां तक हो, जंघे तक हो। हम लोग जैसे भगवान रामचंद्र जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को आजानुबाहु कहा जाता था, इसलिए जैसे आप ऐसे अगर स्टैंड खड़े हो जाइए तो आपका जो हाथ है छोटा है, कहां तक आ रहा है, यहाँ लैप तक आ रहा होगा, जहां लैपटॉप, ये लैप इसी से बना है, इस पे रख के आप लैपटॉप चला सकते हैं, तो ये लैप इसे कहते हैं, जंगा यहीं तक आ रहा है। लेकिन रामचंद्र जी की हाथ क्या था दोस्तों, वो उनके घुटने तक आता था, घुटने को छूने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहां अलग हो जाएगा। तो आ जानू बाहु मतलब क्या हो जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, जानू मतलब होता है घुटना, घुटना, ठीक है, घुटने या घुटना, ठीक है, तो जानू मतलब घुटना हो गया, तो जानू के बाहु तक, ठीक है, आ जानू बाहु, ठीक है, जानू के बाहु तक, ठीक है, बाहु तक, बाहु तक मतलब जानू से बाहु तक, ठीक है, घुटने से, यहां सही कर लीजिए, घुटने से बाहु तक, घुटने से बाहु मतलब भुजा, बाहु का मतलब क्या हो गया भुजा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यावत जीवन, यावत जीवन एक शब्द दिया है ना, अब यावत जीवन मतलब क्या, एक पढ़ा था आजीवन कि मैं आजीवन सेवा करता रहूंगा, और यहां अलग हो जाएगा, यावत जीवन मतलब होता है जब तक जीवन है, ठीक है, जब तक जीवन है तब तक, यावत जीवन, मैं यावत जीवन देश की सेवा करता रहूंगा, इसका मतलब है जब तक ये जीवन है। और आमरण जब आप बोलते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, मरने तक, कि मैं तब तक अनशन पर बैठा रहूंगा जब तक मर न जाऊं, आमरण अनशन, ठीक है। अनशन का मतलब होता है अन्न न ग्रहण करना, उसके लिए शब्द होता है अनशन, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। फिलहाल आज की क्लास नहीं समाप्त होती, फिर से मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये हमारा हिंदी इंडिविजुअल का जो बैच है सुपर सेलिंग बैच है, गजब का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है दोस्तों। ऐसी बहुत सारी ट्रिक हैं जो मैं आपको यहाँ नहीं बता पाता हूँ, ठीक है, लेकिन जब आप हमारी इस क्लास में आएंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा। जिन बच्चों के पास अपनी हिंदी की किताब नहीं, इसका नया संस्करण आ चुका है, द्वितीय संस्करण में 6000 सवाल है, प्रथम संस्करण में 5000 सवाल थे, 1000 नए सवालों को ऐड किया गया है, जो पिछले परीक्षाओं में विभिन्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए उन सारे सवालों को भी समाहित किया गया है। तो एक बार आप इस किताब को लेकर के और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बाकी कोर्स की बात ही अलग है,
कोई जरूरी आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा, बट शेयर करना या आपके लिए डिफिकल्ट है तो लाइक कमेंट तो कर दीजिए, और एक बार चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब किए होंगे तभी जो है नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, मैसेज जाएगा कि नहीं कब नितिन सर कौन सी क्लास दे रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।